हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं कुमार साहब एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस डिजिटल लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूथ पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल साइंस केमिस्ट्री कैटेगरी से जो हमारा टॉपिक चल रहा है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इस वाले टॉपिक में से आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी। जी हाँ, मोज़ले की आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि तत्वों के वर्गीकरण के जो सिद्धांत दिए थे, 3 सिद्धांत, वो डोब्रेनियर ने अपना त्रिक सिद्धांत दिया, न्यूलैंड अपना अष्टक का नियम दिया और दिमित्री मेंडलीफ ने अपने तत्वों के वर्गीकरण का आवर्ती फलन का एक सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। लेकिन मोज़ले की जो आवर्त सारणी आई थी उसमें, जिसमें कि आपके 7 आवर्त और 9 वर्ग थे, उसमें काफ़ी ऐसी कमियां थीं जो उनकी ही बात को, उनके ही सिद्धांत को कई जगह वो फॉलो नहीं कर रही थी। जैसा कि कोबाल्ट और निकिल के साथ में हो रहा था, तो कोबाल्ट और निकिल के साथ में हो रहा था कि कोबाल्ट, मेंडलीफ कह रहे थे कि जिसका परमाणु द्रव्यमान कम होगा वो पहले आएगा और जिसका परमाणु द्रव्यमान ज्यादा होगा वो क्या आएगा, बाद में रखा जाएगा। लेकिन कोबाल्ट और निकिल के साथ में उन्होंने ऐसा नहीं किया। कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान ज्यादा है जबकि निकिल का क्या है, कम है। फिर भी उसने निकिल को कोबाल्ट से पहले रखने की बजाय कहां रखा, बाद में रखा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो समस्थानिक होते हैं, आइसोटॉप्स, उन समस्थानिकों को रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, ये उसकी डेमेरिट्स थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं था। कभी उसको तो ग्रुप 1 में भेज देते, कभी ग्रुप 7 में या 7B में या 8B में भेज देते, तो उसके लिए कोई खास जगह नहीं थी। तो इसी तरीके की और कई डीमेरिट्स थे जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी आई थी। मेंडलीफ के बाद में फिर आती है हमारी आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी तो ये है हमारी, ये जो आप देख रहे हैं ये एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है। इस आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया था 1913 में, 1913 में हेनरी मोज़ले के द्वारा, हेनरी मोज़ले के द्वारा। नाम इंपॉर्टेंट है, सन भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई, हेनरी मोज़ले ने। कब बनाई, 1913 में। जबकि सबसे पहले आवर्त सारणी कब बनी थी, 1869 में। किसके द्वारा बनी थी, दिमित्री मेंडलीफ के द्वारा बनी थी, जिसका प्रकाशन, वो उन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई जिसमें क्या क्या था, उसमें 7 तो क्या थे, आवर्त, और 9 क्या थे, वर्ग थे। किसकी में, दिमित्री मेंडलीफ की में। और ये पब्लिश हुई 1872 में जर्मन पत्रिका में। किस में हुई थी ये, जर्मन पत्रिका में ये पब्लिश हुई थी, जर्मन पत्रिका में, साइंस जर्नल है एक, उसमें ये पब्लिश हुई थी। तो ये पब्लिश कब हुई, कौन सी पत्रिका में पब्लिश हुई, इसके ऊपर भी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। दिमित्री मेंडलीफ ने 1869 में अपनी एक आवर्त सारणी प्रस्तुत करी जिसमें 7 आवर्त और 9 वर्ग थे। उसे 1872 में जर्मन पत्रिका में पब्लिश किया जाता है, लेकिन उसकी आवर्त सारणी में बहुत सारी कमियां रह गई थी, बहुत सारी खामियां बाकी थी अभी भी। जैसे समस्थानिकों के लिए कोई जगह उसने रखी नहीं, जबकि इसमें समस्थानिकों के लिए स्थान भी है। उसने हाइड्रोजन को कोई निश्चित जगह नहीं दी कि भाई हाइड्रोजन को आप इस वर्ग में रखेंगे, इस आवर्त में रखेंगे, इस जगह रखेंगे। हाइड्रोजन के लिए कोई स्थान नहीं था, नोबल गैसेज के लिए कोई स्थान नहीं था। कई जगह उसने अपने रूल्स को जो फॉलो करना था वो नहीं किया, कि उसने पहले जिसका परमाणु द्रव्यमान कम था उसको बाद में रखा और ज्यादा वाले को पहले रख दिया। कई जगह उसने तत्वों को ऐसे रखा जिनके रासायनिक गुणधर्म एक समान नहीं है, फिर भी उनको एक ही ग्रुप में रख दिया था। तो कुछ ऐसी खामियां थी जो स्टार्टिंग में बनी थी। बाद में ये खामी पूरी होती है और बाद में इस खामी पे काम किया जाता है दिमित्री मेंडलीफ के द्वारा। और दिमित्री मेंडलीफ के द्वारा जब इस खामी पर काम किया जाता है तो अपनी वो कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन लगभग 1907 में इनकी मौत हो जाती है। तो वो उनका जो अपनी आवर्त सारणी को अपग्रेडेशन पे जो काम चल रहा था वो वहीं पर एंड हो जाता है। फिर आते हैं 1913 में हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले इस मेंडलीफ के इस काम को आगे बढ़ाते हैं और हेनरी मोज़ले फिर अपनी एक नई आवर्त सारणी प्रस्तुत करते हैं जो कंप्लीटली चेंज थी। लेकिन हेनरी मोज़ले की जो आवर्त सारणी थी उसमें क्या था, वो
जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसका ही नया विस्तृत रूप था, एक्सटेंडेड फॉर्मेट था वो उसका। जो मेंडलीफ ने बनाई थी सबसे पहले आवर्त सारणी, मेंडलीफ ने जो बनाई थी उसी को अपग्रेड किया, उसको हटाया नहीं, नकारा नहीं, उसको बिल्कुल चेंज नहीं किया, उसी में उसने थोड़ा बदलाव कर करके और एक नई आवर्त सारणी, जैसे आपकी कोई पहले से 4-5 साल पहले बना हुआ पुराना मकान है, बिल्डिंग है, तो आप उसमें तोड़फोड़ करके उसको रीडिजाइन करवा करके दोबारा से एक नई बिल्डिंग तैयार कर देते हैं, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर तो पुराना ही था। तो वही सिमिलरली ये है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी को इन्होंने अपग्रेड करके और एक नई आवर्त सारणी प्रस्तुत करी जो आपके सामने है, इसे हम कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। और एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न आता है आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में या उससे पहले आने वाले वैज्ञानिकों ने तत्वों के वर्गीकरण का जो सिद्धांत दिया था, उसका मूलभूत सिद्धांत या उसका मुख्य आधार क्या था, किस आधार पर उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया था, क्लासिफाई किया था, कैसे उन्होंने एलिमेंट्स को डिवाइड किया, क्लासिफाई किया कि भी इनको हम इसके साथ में रखेंगे। और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, जो बेसिक फंडामेंटल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो क्या है, वो क्या है, इस पे हमें विचार करना था, यही हम पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, जो किसने बनाई, हेनरी मोजले ने। कब बनाई, 1913 में। ये आधुनिक आवर्त सारणी है आपके साथ में, जिसमें 118 तत्वों को, अभी तक खोजे गए 118 तत्वों को रखने के लिए इसमें जगह बनाई गई है, स्थान बनाए गए। इस आधुनिक आवर्त सारणी में आप इस तरीके के जो वर्टिकल ब्लॉक्स देख रहे हैं, वर्टिकल कॉलम और ऊर्ध्वाधर ये जो संरचनाएं ब्लॉक देख रहे हैं, इनको, ये कुछ इस टाइप की, इन्हें कहा जाता है वर्ग। इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ग या समूह। इंग्लिश में इन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। ठीक है, तो इन्हें वर्ग या समूह के नाम से जाना जाता है। किनको, ऐसी संरचनाओं को। तो जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से बढ़ते हैं नीचे की ओर, तो ये जो आप ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं, खाने जो देख रहे हैं, इन्हें वर्ग के नाम से जाना जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और इसी आवर्त सारणी में, इसी पीरियोडिक टेबल में आप ऐसे जो हॉरिजॉन्टल जो ब्लॉक्स हैं, ये जो क्षैतिज लाइनों में जो ब्लॉक बने हुए हैं, ये जो ब्लॉक बने हुए हैं, इन ब्लॉक को, मतलब ऐसे बाएं से दाईं ओर ये जो खाने बने हुए हैं, इन्हें आवर्त के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, आवर्त, पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स जो होते हैं, क्षैतिज जो ब्लॉक खाने बने हुए हैं, उन्हें हम आवर्त के नाम से जानते हैं। और जो हमारे ऊर्ध्वाधर जो खाने बने हुए, वर्टिकल जो ब्लॉक्स बने हुए इस तरीके से अरेंज हैं ऊपर से नीचे की तरफ, इन्हें हम वर्ग या समूह या ग्रुप के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कितने वर्ग हैं इसमें और कितने समूह हैं। तो देखो, ये वाला ग्रुप फर्स्ट है। ये कौन सा है, ग्रुप फर्स्ट। ये वाला है सेकंड, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो 18 हमारे हो गए वर्ग। तो साथियों, वर्ग या समूह जिन्हें हम ग्रुप कहते हैं, वो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने हैं भाई, 18 हैं। कितने हैं, 18 हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर हम बात करें, आवर्त हम देखें तो यहां से स्टार्ट है, आवर्त फर्स्ट है ना, आवर्त फर्स्ट। ये तो पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद ये दूसरा आवर्त यहां से चलेगा यहां तक, तो ये दूसरा आवर्त है। ये 3, 4, 5, 6 और 7 है। 7 आवर्त हो गए। तो आवर्त कितने हो गए भाई, आवर्त जिन्हें पीरियड्स कहते हैं, वो कितने हो गए, 7 हो गए। कितने हो गए, 7। तो आधुनिक आवर्त सारणी में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उस टेबल के अंदर जो वर्टिकल ब्लॉक्स बने होते हैं, ऊर्ध्वाधर जो खाने बने हुए होते हैं, उन्हें हम वर्ग के या समूह के नाम से जानते हैं।
जो कितने होते हैं, कुल 18 होते हैं। कितने होते हैं भाई, 18 होते हैं। इसी तरीके से इसी आवर्त सारणी में जो हमारी ऐसी क्षैतिज जो संरचनाएं होती हैं, इन्हें आवर्त के नाम से जाना जाता है, जो कितने होते हैं हमारे, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे, 9 वर्ग थे मेंडलीव की आवर्त सारणी में, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में 9 वर्ग की जगह कितने हैं, 18 हैं, और 7 क्या है, आवर्त हैं। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त तो 7 थे, लेकिन इन 7 आवर्तों की भी फिर आपकी उप श्रेणियां बनी हुई थी, सब कैटेगरीज बनी हुई थी, वो सब कैटेगरीज में बटा हुआ था। ठीक है? तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप होंगे 18, समूह या वर्ग कितने होंगे, 18, और आवर्त आपके पीरियड्स जो होंगे वो कितने होंगे, 7 होंगे। ठीक है? चलिए, कोई भी जो ग्रुप होता है, कोई भी जो समूह होता है, उस समूह में यहां से जब हम देखेंगे, देखो इसको आपको इस टेबल से ही आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं आवर्त सारणी से रिलेटेड, जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ एक टेबल के डायग्राम से सारे क्लियर हो जाएंगे। थ्योरी तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस आवर्त सारणी में हमारे सामने 2 चीजें हैं, एक तो है हमारे ग्रुप, है ना, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग, जो कितने होते हैं, 18, और दूसरे क्या है, आवर्त हैं, जो कितने होते हैं भाई, 7 होते हैं। ओके, अब ग्रुप और आपके आवर्त, वर्ग और आवर्त जो होते हैं वो क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, ये किस बात का सूचक है। सबसे पहले हम बात करें वर्ग की। जब हम वर्ग में बढ़ेंगे ऊपर से नीचे की ओर, तो वर्ग जो होता है किसी भी तत्व का, किसी भी तत्व का जो वर्ग होता है, किसी भी तत्व का वर्ग जो होता है, उस वर्ग के सभी तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। याद रखिए, किसी भी ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के, चाहे ग्रुप ए के जितने भी तत्व हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। वो चाहे आप इस ग्रुप के ले लो, चाहे आप इस ग्रुप के ले लो, वर्ग ग्रुप नंबर 17 के, इसके जितने भी जो तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इन सब के जो केमिकल जो प्रॉपर्टी होगी, रासायनिक गुण जो होंगे वो एक जैसे होंगे। तो आप ये कह सकते हैं, अर्थात एक ही ग्रुप के सभी सदस्यों के गुण एक जैसे होते हैं, और उस ग्रुप के सभी सदस्यों के गुण एक जैसे हैं, इसीलिए हमने उनको एक ग्रुप के अंदर रखा है। इस वाले ग्रुप के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनके सबके एक जैसे गुण हैं, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके गुण एक जैसे हैं। हर ग्रुप के हर एक सदस्य का गुण समान होता है। तो ग्रुप इस बात का सूचक है कि उसमें सेम प्रॉपर्टी वाले, सेम रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व मौजूद है। पहली बात, किसी भी ग्रुप के जो तत्व होंगे उन सभी के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन भी समान होंगे। अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, आपकी सबसे आउटर मोस्ट जो सेल होगी, सबसे बाहरी जो कक्ष होगा, कोश होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन समान होंगे। हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो लिथियम के अंतिम कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और सोडियम के अंतिम कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो पोटेशियम के अंतिम कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इन सभी के अंतिम कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। वो हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप उसका कैसे तैयार करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, तो वहां इन चीजों को थोड़ा डिटेल में समझने वाले कि वो एक कैसे होता है। फिलहाल के आप इतना समझ लीजिए कि उस ग्रुप के, वो चाहे ग्रुप नंबर 1 है, चाहे ग्रुप नंबर आपका 13 है, चाहे ग्रुप नंबर 16 है, चाहे ग्रुप नंबर 18 है, या चाहे ग्रुप नंबर आपका 7 है, 8 है, 10 है, उस ग्रुप के एवरी एलिमेंट का हर तत्व के गुण एक जैसे होते हैं, और हर एक तत्व के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो भी समान होती है, इक्वल होती है। जितना अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन इस पहले एलिमेंट में होगा, उतने ही अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन इन बाकी के एलिमेंट्स में होंगे। वो अलग अलग
नहीं होंगे। दो बात समझ में आ गई हमें ग्रुप के बारे में, ठीक है। जब हम ग्रुप में ऊपर से बढ़ते हैं नीचे की ओर, ऊपर से बढ़ते हैं नीचे की ओर, तो इसमें जो परमाणु की जो साइज है वो बढ़ती जाती है, परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। साथ ही साथ उस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो परमाणु आकार बढ़ेगा, साथ ही साथ जो कोशों की संख्या, नंबर ऑफ सेल, वो भी बढ़ते जाते हैं। कोश की संख्या, जैसे हाइड्रोजन, इस पहले ग्रुप का हाइड्रोजन पहला तत्व है तो इसमें एक ही कोश होगा, एक ही सेल होगी, एक ही ऑर्बिट्स होगी। लिथियम वाला जो आपका तत्व होगा इसमें 2 कोश होंगे। तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो कोश की संख्या और परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी भी ग्रुप के हर एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो समान होता है। उस ग्रुप के हर एक तत्व में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोवैलेंट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी समान होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप ज्ञात करेंगे तो वो भी सेम ही आएगा, क्योंकि अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन बराबर है, और जब अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन बराबर है तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सेम होगा, और साथ ही साथ उनकी संयोजकता भी समान होगी। संयोजकता हम अलग से एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि आप जो संयोजकता है किसी भी तत्व की वो किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, तो वो हम एक अलग से वीडियो में क्लास में उसको समझने वाले। फिर भी मैं आपको यहां बता देता हूं एक डेफिनेशन के तौर पे। संयोजकता क्या होती है? कोई भी जो तत्व होता है वो अपने अंतिम कोश को भरने के लिए, अपने अंतिम कोश को भरना है, मतलब उसको अपना स्टक पूरा करना है, मतलब उस कोश को उसको स्टेबल बनाना है, स्थायी बनाना है, तो उसे अपना अंतिम कोश पूरा भरने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अब वो जितने इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश को पूरा भरने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस अंतिम कोश को स्थायी बनाने के लिए, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो त्यागेगा, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम उसकी संयोजकता के नाम से जानते हैं। संयोजकता के तौर पे वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है अपने आप को स्थायी बनाने के लिए, या फिर वो इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है अपने आप को स्थायी बनाने के लिए। वो डिपेंड करता है वो तत्व कौन सा है, वो परमाणु संख्या क्या है उसकी, ठीक है। तो ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु के उस परमाणु में जो कोशों की संख्या होती है, सेल की जो संख्या होती है वो बढ़ती जाती है। उस ग्रुप में हर एक तत्व के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन समान होते हैं और उनकी संयोजकता भी क्या होगी? समान ही होगी। क्लियर है? आया समझ में? अब हम बात करें आवर्त की। आवर्त हमारी ये जो संरचनाएं हैं, इधर से इधर की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल जो हमारे ब्लॉक्स हैं, ये हमारे आवर्त कहलाते हैं, पीरियड्स के नाम से इन्हें हम जानते हैं, ठीक। आवर्त जो होते हैं वो आपके ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा स्तर कह लीजिए या शैल, शैल का मतलब कक्ष या कोश, कक्ष या कोश की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। मतलब आवर्त नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पहला आवर्त की अगर हम बात करें, पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, 2 एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन और हीलियम का जो तत्व होगा उसके परमाणु में एक ही ऊर्जा स्तर होगा, केवल एक ही ऊर्जा स्तर होगा, केवल एक ही उसमें कक्ष पाया जाएगा, शेल पाई जाएगी या ऑर्बिट्स पाया जाएगा। ठीक, पहली बात। दूसरा जो आवर्त है इस बात का सूचक है कि इसमें 2 ऊर्जा स्तर हैं, अर्थात इसमें 2 कक्ष हैं, 2 कोश हैं। तीसरे ऊर्जा स्तर का मतलब, तीसरे आवर्त का मतलब वो उसमें 3 कक्ष हैं। चौथे आवर्त का मतलब इस चौथे आवर्त के जितने भी तत्व हैं
इन तत्वों में कक्षों की संख्या समान है। देखो ग्रुप में, वर्ग में तो क्या था कि वर्ग के प्रत्येक तत्व में कक्षाएं अलग अलग थी। जैसे हाइड्रोजन में एक कक्षा होगी तो लिथियम में 3 होंगी, 2 होंगी, सोडियम में आपकी 3 होंगी, तो अलग अलग होती हैं कक्षों की संख्याएं। किसी भी ग्रुप के हर एक सदस्य में कक्षकों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन किसी भी आवर्त के हर एक तत्व में कक्षकों की संख्या या शेल की संख्या या ऊर्जा स्तर समान होते हैं। दैट मीन्स जो ऊर्जा स्तर आपके नाइट्रोजन में कितने हैं, आपके 3, उतने ही ऊर्जा स्तर या कक्षाएं किसमें होंगी, मैग्नीशियम में, वो भी कितने होंगी, 3। उतनी ही आपकी किसमें होंगी, एल्यूमिनियम में, उतनी ही सिलिकॉन में, उतनी ही आपकी फास्फोरस में, उतनी ही आपके सल्फर में, क्लोरीन और आर्गन में। इसका मतलब किसी भी आवर्त के हर एक तत्व में कोशों की संख्या, नंबर ऑफ जो सेल होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। जबकि उनमें आवर्त में जब हम बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या या उनके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। जैसे सोडियम के, ये आपका पोटेशियम है, इसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो लेकिन कैल्शियम के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, स्कैंडियम के अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, टाइटेनियम के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अंतिम कोश में इसमें आपके 5 होंगे, इसमें 6 होंगे, इसमें 7 होंगे। तो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसी आवर्त के हर एक तत्व में अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग है। क्लियर है? हमने पढ़ा किसी भी ग्रुप के, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो कोशों की संख्या बढ़ती जाती है और परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। यह पढ़ा, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या, नंबर ऑफ सेल, वो बढ़ते हैं। दूसरा, परमाणु का आकार, एटॉमिक जो साइज होती है, एटम्स जो साइज होती है परमाणु का आकार, वो बढ़ता है। लेकिन जब हम किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो उस आवर्त के सभी तत्वों में कोश की संख्या, नंबर ऑफ सेल, वो बराबर होगी और परमाणु का जो आकार होगा, एटॉमिक जो साइज होगी, वो भी क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म, किसी भी आवर्त के प्रत्येक तत्व के रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ग्रुप का, किसी भी ग्रुप के हर एक तत्व के रासायनिक गुण एक जैसे होंगे, लेकिन किसी भी आवर्त के हर एक तत्व के गुण एक जैसे नहीं होंगे, सबके अलग अलग होंगे। आया समझ में? आवर्त में जब हम बाएं से दाईं तरफ बढ़ते हैं तो उनकी कोश की संख्या, उसके परमाणु का आकार वो नहीं बदलता है। वो हर एक सदस्य का, उस आवर्त के जो भी तत्व सदस्य हैं, जिन्होंने भी इनकी सदस्यता ले रखी है, उन सभी तत्वों में कोश की संख्या बराबर होगी, उन सभी तत्वों के परमाणु का आकार बराबर होगा। लेकिन एक तो संयोजी इलेक्ट्रॉन और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इनके अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग होंगे। सिर्फ कोश बराबर होंगे, परमाणु का आकार बराबर होगा, बाकी इनका कुछ भी बराबर नहीं होगा, सब कुछ अलग अलग होगा। आगे समझ में? ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को, इससे पहले जो आवर्त सारणी आई थी या तत्वों के वर्गीकरण के जो 3 सिद्धांत आए थे, डॉब्रेनियर का त्रिक सिद्धांत, डॉब्रेनियर का त्रिक सिद्धांत, तो एक तो डॉब्रेनियर ने दिया तत्वों के वर्गीकरण का सिद्धांत, एक न्यूलैंड ने दिया जिसने अपना अष्टक नियम दिया, और एक दिया था दिमित्री मेंडलीफ ने। दिमित्री मेंडलीफ ने अपना तत्वों के आवर्ती फलन का एक सिद्धांत दिया। इन तीनों ने तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित करने के लिए, उनको वर्गीकृत करने के लिए जो आधार बनाया वो क्या बनाया, परमाणु द्रव्यमान। कि इन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, अरेंज किया। किन्होंने? तीनों ने। डॉब्रे ने भी तत्वों का वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया। न्यूलैंड ने जो अपना अष्टक नियम दिया, जिसने तत्वों की तुलना संगीत के सुरों से की,
उन्होंने भी तत्वों का वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया। और दिमित्री मेंडलीफ जिन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई, जिनको आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण भी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया। लेकिन जो हमारे आते हैं हेनरी मोजले, इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण जो किया है वो किया है परमाणु संख्या के आधार पे, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के आधार पे या परमाणु क्रमांक के आधार पर किया है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनकी बाकी बातों को तो फॉलो किया है कि एक ही ग्रुप में उसने समान गुणों वाले तत्वों को रखा, दूसरे वाले ग्रुप में एक जैसे गुणों वाले तत्वों को रखा, लेकिन उसने जगह जो दी तत्वों को वो परमाणु संख्या के आधार पर दी कि भैया जिसका परमाणु संख्या कम होगी वो पहले रखा जाएगा और जिसकी परमाणु संख्या ज्यादा होगी वो उसके बाद रखा जाएगा। ऐसा किसने किया? हेनरी मोजले ने 1913 में, जिन्होंने अपनी सबसे पहली आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी। क्लियर है? तो इन्होंने तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पे उनके बढ़ते हुए क्रम में रखा। इन्होंने कहीं भी ऐसे नहीं किया कि किसी तत्व की परमाणु संख्या ज्यादा है उसको बाद में रखा हो और कम परमाणु संख्या वाले को पहले रख दिया हो। ठीक, चलिए, परमाणु संख्या जो होती है वो क्या होती है? परमाणु संख्या जो होती है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। किसी भी तत्व के परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक उतना ही होगा। और हमेशा किसी भी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्याएं बराबर होती हैं। जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। उतने ही क्या होंगे? उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। आया समझ में? ठीक है। इन्होंने तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से अरेंज किया अपनी नई आधुनिक आवर्त सारणी में। किसने? हेनरी मोजले। ठीक, हेनरी मोजले ने और क्या किया? जो दिमित्री मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं था तो इन्होंने हाइड्रोजन को स्थान दिया। एक तो हाइड्रोजन को जगह दी, सबसे पहले हाइड्रोजन रखा जाएगा। तो बेचारे को जिसको जगह नहीं दी गई थी, जिसको टिकट नहीं दिया गया था चुनाव लड़ने के लिए, उसको मेंडलीफ ने भी अपनी जगह निश्चित जगह नहीं दी कि कभी तुम भैया पहले ग्रुप में रह लेना या 8वें ग्रुप में रह लेना या 7वें ग्रुप में रह लेना या 5वें ग्रुप में रह लेना। तुम्हें कोई फिक्स जगह नहीं है, जहां जगह दिखे वहीं पर रह लेना। लेकिन मोजले ने ऐसा नहीं किया। मोजले ने बोला कि भाई तेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, काफी सालों से नाइंसाफी हुई है। हाइड्रोजन भाई तुझे तो सबसे पहले पूछना चाहिए था, तेरी कोई पूछताछ ही नहीं है। ऐसा करते हैं, अब मैं आवर्त सारणी बना रहा हूं, उसमें सबसे पहले तेरा नाम होगा। आवर्त सारणी की शुरुआत जो होगी वो तुझसे होगी। और उन्होंने ऐसा ही किया। अपनी नई आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सबसे पहला स्थान दिया। जैसे हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश होते हैं। प्रथम पूज्य क्या होते हैं? गणेश। सभी देवताओं में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि भैया ये सबसे ज्यादा बुद्धिमान कहे जाते हैं, बुद्धिदाता विघ्नहर्ता कहे जाते हैं। तो भैया इनको वरदान दिया गया था कि सबसे पहले तुम पूजे जाओगे, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान तुम्हें ही कहा गया है, उपाधि दी गई है। ऐसे ही हाइड्रोजन कि भैया अगर हाइड्रोजन तुम्हारे बगैर तो ये पूरी आवर्त सारणी ही गलत है और तुम्हें ही जगह नहीं दी गई। कोई बात नहीं, जब अपन अपनी आवर्त सारणी बनाएंगे तब तुम्हें सबसे पहले जगह देंगे। और हेनरी मोजले ने यही काम किया। आते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में ही उन्होंने हाइड्रोजन को जगह दी। सरकार बनते ही उन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन को जगह दी। इसको मंत्री बनाया, मिनिस्टर बनाया सबसे पहले आवर्त सारणी का। ठीक, दिमित्री मेंडलीफ ने नोबल गैसेज के लिए कोई स्थान नहीं बनाया था अपनी आवर्त सारणी में, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में नोबल गैसेज वर्ग 18 वाले जो तत्व होते हैं इनको नोबल गैस या अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस तत्व कहा जाता है। उनको रखने के लिए, निष्क्रिय गैसों को रखने के लिए आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप नंबर 18 में उनको जगह दी गई कि भाई जो इनएक्टिव गैसेज होती हैं, जिन्हें इनर्ट गैसेज के नाम से भी जानते हैं, निष्क्रिय या अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, जिन्हें नोबल गैस भी हम कहते हैं, उन तत्वों को भाई तुम्हें भी एक जगह दी गई है। ये थोड़ी कि तुम निष्क्रिय हो, अक्रिय हो, सक्रिय नहीं हो, कमजोर हो तो तुम्हें कोई जगह की जरूरत ही नहीं है। मकान तो तुम्हें भी चाहिए रहने के लिए। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने एक
18वें नंबर का रूम नंबर 18 उनको दे दिया कि भाई सभी नोबल गैस इसमें रहेंगी। 2 काम अच्छे किए उन्होंने। तीसरा काम किया, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो हमारे ये जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट, इनको लिए कोई जगह नहीं थी, इनके लिए भी उसकी आवर्त सारणी में कोई जगह नहीं थी। तो फिर मोजले ने उनके लिए यहां भी जगह बताई कि बोला चलो ठीक है, तुम्हें अंदर तो हम जगह नहीं दे सकते, तुम अंदर तो गड़बड़ कर दोगे, तुम रेडियो एक्टिव पदार्थ हो, रेडियो सक्रिय मटेरियल्स हैं तुम, तो भैया अंदर किसी को भी इन्फेक्टेड कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, तुम्हें जगह देंगे लेकिन इस मकान में नहीं देंगे, इस मकान से बाहर तुम्हारे लिए अलग से कमरे बना देंगे। इस बिल्डिंग से बाहर तुम्हें इस बिल्डिंग में जो रूम है, ये जो रूम है, इनमें तुम्हें जगह नहीं देंगे। हां, तुम्हारे लिए हम अलग से जो है वो बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, लेकिन वो बिल्डिंग होगी इसी मेन बिल्डिंग का हिस्सा। अब आप कहोगे सर ये तो आवर्त सारणी से बाहर रखे हैं, तो फिर तो ये तो आवर्त सारणी का नहीं। भैया ये वाला जो नीचे वाला जो पार्ट है ना, वो इसी आवर्त सारणी का हिस्सा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक कोई प्लॉट है, उस प्लॉट में ये हमारा बिल्डिंग बना रखा है, मेन बिल्डिंग, जिसमें हमारे बहुत सारे रूम है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो इसमें हमारे घर के सदस्य रहते हैं। फिर हमने क्या किया कि हमारे घर में और भी कई लोग हैं काम करने वाले, जैसे काम घर में झाड़ू पोंछा करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। उसके बाद हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड है वो लोग हैं, गार्डनर है, हमारा जो माली है जो उद्यान की देखरेख करता है वो है। तो ये जो घर में काम करने वाले स्टाफ के लोग हैं, तो इनको भाई 24 घंटे सर्विस पे रहना है। तो इनको हम भाई चाहते हैं कि भाई हम इनको हमारे फैमिली के साथ में नहीं रखें, हमारी थोड़ी प्राइवेसी का ध्यान रखें। तो इनको हम इस मकान में जो हमने बनाया, इन वाले रूम में तो जगह नहीं देंगे, लेकिन हाँ इनके लिए यहाँ सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ जो गेट है, यहाँ तो उनका जो होगा गेट पर यहाँ एक सिक्योरिटी ऑफिस बन जाएगा। और इनके लिए इस कोने में यहाँ पर जो है हम इन तीनों के लिए एक बिल्डिंग इसी बना देते हैं जो इसी प्लॉट मतलब इसी मकान का हिस्सा है। लेकिन उनके लिए हमने 3 अलग से बना दिए, उनको भाई हम अंदर नहीं रख सकते, है ना, अपने परिवार के साथ में हम उनको रख नहीं सकते। तो तीनों के लिए हमने अलग से जो है वो हमने रूम बना दिए। तो अब ये जो 3 लोगों को रहने के लिए अलग से रूम बनाए हैं, लेकिन वो उसी प्लॉट का, उसी मकान का ही तो हिस्सा है। ये मेन बिल्डिंग है, उसी की ये एक दूसरी बिल्डिंग है जिसमें ये लोग रह रहे हैं, तो ये इसी मकान का हिस्सा है। तो ये जो लेंथेनाइट रेक्टेनाइट को रखने के लिए ये जो आवर्त सारणी में नीचे जो जगह तैयार की गई, छोड़ी गई, क्योंकि प्लॉट में यहाँ तो जगह फुल भर चुकी थी, तो यहाँ तो जगह बची नहीं मकान और खड़ा करने के लिए, तो फिर नीचे यहाँ कुछ जगह बच रही थी, चलो यहाँ पर हम बिल्डिंग बना देते हैं, यहाँ पर कमरे बना देते हैं बाकी के लोगों को रहने के लिए। तो मोज़ले ने यही किया, जो आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है, लेंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज के जो तत्व हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए आधुनिक आवर्त सारणी में उनको नीचे बाहर या नीचे की तरफ उनको व्यवस्थित किया। तो ये अलग नहीं है, इसका ही हिस्सा है आधुनिक आवर्त सारणी का। तो ये कुछ ऐसे 3-4 अच्छे काम किए दिमित्री मेंडलीफ ने, और इसने समस्थानिकों के लिए जगह दी। तो कुछ ऐसे 3-4 बढ़िया काम किए थे जो मेंडलीफ से नहीं हो पाए थे। इसीलिए आधुनिक आवर्त सारणी का जनक हेनरी मोज़ले को कहा जाता है। ठीक है भाई, तो आगे आपके समझ में। अब देखो, जो 118 तत्व हैं, उन 118 तत्वों में से कुल कितने तत्व अभी तक ज्ञात? 118 एलिमेंट। उन 118 तत्व में से लगभग 98 जो हैं वो कैसे हमारे प्राकृतिक तत्व हैं, जो मतलब जो पहले से इस नेचर में मौजूद थे, जिनको हमने सिर्फ खोजा है। और उनमें से लगभग 20 तत्व ऐसे हैं जिनको हमने प्रयोगशालाओं में या बाहर से तैयार किया, मिक्स कर करके, मिला करके, कुछ जुगाड़ लगा करके नए तत्व तैयार किए, जो कितने हैं? 20 हैं। कितने हैं भाई? 20 हैं। उनमें से सबसे पहला मानव निर्मित जो तत्व है वो है टेक्नीशियम। कौन सा है? टेक्नीशियम। ये प्रश्न आता रहता है एग्जाम में। प्रथम मानव निर्मित तत्व या प्रयोगशालाओं में सबसे पहले तैयार किया गया कृत्रिम तत्व कौन सा है? टेक्नीशियम है। कुल बनाए गए कृत्रिम तत्व कितने? 20। प्राकृतिक तत्व कितने? 98 हैं। अब उनमें से ये तो बात होगी, चलो 118 कुल तत्व हैं, उनमें से 98 जो हैं वो हमारे नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, और 20 जो हैं वो हमारे कृत्रिम हैं। अब इनमें भी 3 प्रकार के तत्व आते हैं: धातु, मेटल, अधातु नॉन मेटल, और उपधातु मेटेलॉइड्स। इनकी बात आती है, धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। तो 118 तत्वों में से जो धातु तत्वों की जो संख्या है ना, वो है 91। कितनी है? 91 है।
अधातु तत्वों की जो संख्या है वो लगभग 20 है, ठीक, और उपधातु तत्वों की संख्या वो कितनी है, 7 है। 7 हमारे उपधातु हैं, मेटलॉइड्स हैं, मतलब जो ना तो धातु है ना अधातु हैं, जिनमें धातुओं के भी गुण पाए जाएं और जिनमें अधातुओं के भी गुण पाए जाएं। एक निश्चित तापमान पे वो धातुओं की तरह व्यवहार करें और एक निश्चित तापमान पर वो अधातुओं की तरह व्यवहार करें, तो उन्हें हम कहते हैं उपधातु, जिन्हें आप अर्धचालक के नाम से भी जान सकते हैं, जिन्हें हम अर्धचालक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। तो हमारे जो धातु तत्व हैं वो 91 हैं और अधातु तत्व हैं वो 20 हैं और उपधातु तत्व कितने हैं आपके, 7 हैं। ठीक है, ये जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है जिसमें 118 तत्व हैं, इनमें से देखिए, इनमें से आप देखिए जो आपको कलर दिख रहे हैं, कलर दिख रहे हैं, कौन कौन से कलर। अब सबसे पहले अगर हम बात करें भाई धातु तत्व कौन कौन से, मेटल कौन कौन से हैं, नॉन मेटल कौन कौन से, तो ये जो आप देख रहे हैं ना भैया, ये जो ग्रीन कलर में ये वाले जो तत्व हैं मुख्यतः 7, ये जो तत्व हैं ये हैं हमारे उपधातु। कौन से हैं भाई, उपधातु, ये उपधातु हैं। तो ये जो 90, अब कई बार आप कहोगे सर हमने तो कई जगह 90 ही पढ़ा, आप तो 91 पढ़ा रहे हो, तो ये जो एक तत्व है ना, ये वाला तत्व, ये उपधातु की तरह भी व्यवहार करता है और धातु की भी तरह व्यवहार करता है। तो अभी इसको क्लियरली हम नहीं बता पाए हैं कि ये धातु है या उपधातु, इसलिए कह लिया जाता है मुख्य तौर पर उपधातु मेटलॉइड्स जो होते हैं वो आपके 7 हैं, जो आपके अर्धचालक भी कहे जाते हैं। इनमें से काफी बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये क्या आपके अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। तो बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सब क्या है आपके उपधातु, जो कितने 7, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, 4, 5, 6 और 7। ये विवादास्पद है, अपवाद है, एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके उपधातु 7। अब उनमें से हम देखते हैं अधातु 20 कौन से बचे हुए धातु होंगे। अधातु 20 जो है वो हमारे पास 3 कलर में उपलब्ध है। यहां अधातु नॉन मेटल जो है वो हमारे पास 3 रंगों में उपलब्ध है। एक तो ये जो लाइट ग्रीन देख रहे हैं ये है, तो एक तो हमारा अधातु ये रहा। अधातु में ज्यादातर हमारे आएंगे गैसेज, गैसीय पदार्थ, गैसीय तत्व, तो हाइड्रोजन गैस है। उसके बाद एक ये रहा कार्बन 2, एक नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 4, फास्फोरस 5, सल्फर 6 और सेलेनियम 7 तो ये हो गए अधातु में, नॉन मेटल्स में। हरे रंग का, हल्के हरे रंग का लाइट ग्रीन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, उसके बाद हम देखें हमारे पास में ये जो तत्व हैं, ये वर्ग 18 के तत्व जिन्हें हम नोबल गैस कहते हैं, ये भी हमारे क्या हैं, अधातु हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन और इवन ऑग्नीशियम भी, ये हमारे क्या हैं, अधातु हैं। तो 7 तो ये रहे थे और 7 ये हो गए, कितने हो गए, 14। अब और देखते हैं और कौन से हैं, और ये वाले जो तत्व हैं ये रहे, देखो इस कलर के, तो लाइट ग्रीन, वॉलेट कलर और स्काई ब्लू कलर वाले जो भी आपको एलिमेंट दिख रहे हैं वो क्या है, आपके अधातु। तो ये रहा, ये नहीं सॉरी, ये स्काई ब्लू का डार्क, ये वाले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। साथ में ये TS, तो 7 तो ये रहे है ना, 6 और एक ये 7 ये रहे कितने हो गए, 14 और 6 ये हो रहे कितने हो गए, 20। तो 20 तत्व आगे हमारे अधातु, बचे हुए सारे क्या है आपके धातु तत्व हैं। हाइड्रोजन को छोड़ करके ये जो लिथियम वाले हैं ये आपके मृदा धातु होते हैं, या सॉरी क्षारीय धातु है ना, इन्हें हम क्षारीय धातु कहते हैं, एल्कलाइली मेटल्स के नाम से जानते हैं, क्षारीय धातु। और ये आपके होते हैं क्षारीय मृदा धातु। ये हमारे जो वर्ग 18 के तत्व होते हैं ये नोबल गैस कहलाते हैं, नोबल गैस। फिर हमारे हेलोजेंस होते हैं, फिर चैल्कोनोजेंस होते हैं, चारकोल या चैल्कोनोजेंस के नाम से जिन्हें जाना जाता है। ये हमारे रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ये हमारे धातुएं ही होते हैं, लेकिन ये ठोस धातुएं होती हैं। इन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। ठीक,
आधुनिक आवर्त सारणी में जो 18 ग्रुप हैं उनको हमने उपकोष में बांटा है, सेल, उप सेल में बांटा है, ब्लॉक्स में बांटा है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब उसमें कौन कौन से? एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है हमारा, ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड। पी ब्लॉक में हमारे 6 ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18। डी ब्लॉक में हमारे पास में 10 ग्रुप हैं, 3 से लेकर के 12। और एफ ग्रुप में हमारे पास में 2 तत्व हैं, एफ ब्लॉक में 2 हैं हमारे पास, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट। ठीक है, तो ये हमारे हो गए एस ब्लॉक तत्व। ग्रुप नंबर 1 और 2 वाले हो गए एस। ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 वाले ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। ग्रुप नंबर 3 से लेकर के और 12 वाले जो हैं ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, 3 से लेकर के 12। और जो नीचे वाले आप देख रहे हो लेंथेनाइट, एक्टिनाइट, इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारे जो ग्रुप हैं, 18 जो ग्रुप हैं उनको हमने एस ब्लॉक में, जिसमें 2 हैं, ग्रुप नंबर पहला और दूसरा एस ब्लॉक में है। ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 वाले पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 वाले हमारे डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और लेंथेनाइट, एक्टिनाइट सीरीज के जो भी तत्व हैं वो हमारे एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। डी ग्रुप एलिमेंट को देखो, इसको ग्रुप नंबर 1 के तत्वों को हम कहते हैं क्षारीय धातु। ग्रुप नंबर 2 वालों को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। ग्रुप नंबर 18 वालों को कहा जाता है नोबल गैस, निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस। फिर उसके बाद में हमारे आते हैं हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हेलोजन आते हैं। फिर हमारे आते हैं चारकोल, चैल्कोलोजन्स, ये आते हैं। ठीक है, 3 से 12 वाले जो डी ग्रुप एलिमेंट होते हैं, डी ग्रुप के तत्व होते हैं, उन सभी को संक्रमण तत्व कहा जाता है, ट्रांजिशनल मेटल कहा जाता है। और ये लेंथेनाइट, एक्टिनाइट सीरीज अर्थात एफ ब्लॉक एलिमेंट के जो तत्व हैं इन्हें हम रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाम से जानते हैं, रेडियो एक्टिव मेटल्स के नाम से या एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ज्यादातर इन्हें हम रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो गए। आगे बढ़ने चलिए, तो ये तो बात हो गई कि इसमें धातुएं कौन कौन सी हैं, अधातुएं कौन कौन सी हैं। अच्छा, सभी धातुएं इसमें ठोस अवस्था में हैं। सभी तत्व जो हैं कुछ ठोस अवस्था में है, कुछ द्रव अवस्था में है और कुछ गैस अवस्था में है। अब 118 तत्व में से 118 तत्व में से आपके जो गैस हैं वो है 11 और द्रव तत्व हैं वो 2। मुख्यतः द्रव, ये क्या है, द्रव हैं, और 11 क्या है, गैस हैं 118 तत्वों में से। बाकी क्या आपके ठोस या अर्धठोस है। तो पहले हम बात करें 11 गैस कौन कौन सी है। 11 गैसीय तत्वों में एक तो आपकी ये रही हाइड्रोजन, 1 हो गया। ठीक है, इधर आ जाइए, हीलियम गैस है, 2 नियोन भी गैस है, 3 आर्गन भी गैस है, 4 क्रिप्टॉन भी गैस है, जीनॉन। ठीक है, उसके बाद में आप आ जाइए क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। कितने हो गए, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये गैसीय तत्व हैं। कितने हो गए, 4। उसके बाद में क्लोरीन 5, हीलियम 6, ये 7, 8, 9, 10 और ये रेडोन 11। फास्फोरस गैस नहीं है, सल्फर गंधक गैस नहीं है, ब्रोमीन गैस नहीं है। अब हम बात करें द्रव अवस्था वाले तत्व। द्रव अवस्था वाले तत्व में 2 हैं, धातु और अधातु। तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धात्विक तत्व जो है वो तो है भैया ये वाला जो तत्व है वो धातु है। Hg, पारा या मरकरी है, ये आपका द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु तत्व है जो कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। लिक्विड मेटल है और इसीलिए इसका उपयोग बैरोमीटर में, थर्मोमीटर में करते हैं। किसका, पारे का, क्योंकि द्रव अवस्था में होता है थोड़ी सी ऊष्मा पा करके, और इसमें जो ऊष्मीय प्रसार होता है वो सबसे तेजी से होता है, सबसे तेजी से होता है। इसीलिए पारे का उपयोग हम थर्मोमीटर में, बैरोमीटर में करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कमरे के सामान्य, बहुत अच्छा प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु क्या है, पारा है, मर्क्यूरी है। ठीक,
या जिसे पारद भी कहते हैं, और पारे के आसपास के ही तापमान पर जो अधातु तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है वो कौन सा होता है? आपका ब्रोमीन होता है। कौन सा होता है? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक अधातु तत्व हो गया जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि पारा जो है वो हमारा धातु तत्व हो गया जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़े, चलिए अब इनमें से भी हम देखते हैं कौन कौन सी चीजें कहां कहां हैं। रेड कलर में जो एलिमेंट लिखे हुए हैं वो है हमारे गैस, हाइड्रोजन, कार्बन गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, कार्बन तत्व है ना, ठोस तत्व होता है। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये गैस है जो आपको रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें लिक्विड की, तो जो नीले रंग से दिख रहे हैं आपको, ब्लू कलर में, वो दो दिख रहे होंगे, एक तो ब्रोमीन दिख रहा होगा नीले रंग से, और एक आपको ये पारा दिख रहा होगा, ये हमारे द्रव है। बाकी जो है आपके ब्लैक कलर में जो लिखे हुए हैं ये सारे, इनको छोड़ करके ये क्या है? हमारे ठोस हैं। और ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर में, अब ठोस में भी फिर बात आती है कृत्रिम तत्व, है ना, प्राकृतिक तत्वों के अलावा कृत्रिम तत्व। एक तो कृत्रिम तत्व जो है इस आवर्त सारणी में, उनको हमने व्हाइट कलर से, सफेद रंग से लिखे हुए ये, तो एक तो ये रहा आपका टेक्नीशियम, सबसे पहला मानव निर्मित कृत्रिम तत्व। दूसरा ये रहा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, है ना, और ये उसी का भाग है, 17, 18, 19, 20, ये अभी खोजे नहीं गए थे, अननोन है। तो ये जो नोन है उनकी हम देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, तो लगभग 20 तत्व आपके कृत्रिम हैं, 20 से लेकर के 22 है ना, 20 से लेकर के 22। ठीक है, अब इसमें भी फिर हम देखें, इन तत्वों को हम कैटेगराइज करें, जैसे वर्ग 1 के जो तत्व हैं सभी, हाइड्रोजन को छोड़ करके, ये सभी आपके क्षारीय धातु तत्व हैं, क्षारीय धातु तत्व हैं, एल्कलाइली आपके मेटल्स हैं, ये क्षारीय धातु तत्व हैं वर्ग 1 के, जो आप स्लेटी कलर में देख रहे हैं ये सब आपके क्षारीय धातु तत्व हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसमें आ जाइए, ये जो कलर के जितने भी तत्व हैं इन्हें कहा जाता है क्षारीय मृदा तत्व, क्षारीय मृदा तत्व, क्षारीय मृदा धातु तत्व कहलाते हैं, एल्कलाइली, है ना, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, उसके बाद ये जो आप स्काई ब्लू कलर में देख रहे हैं ये वाले सारे तत्व, अर्थात डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जितने भी होंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं, और आपके ये जो तत्व हैं लैंथेनाइट, एक्टिनाइट्स, ये सब आपके कहलाते हैं ट्रांजिशनल मेटल्स, अर्थात इनको हम कहते हैं संक्रमण धातु तत्व, संक्रमण धातु तत्व के नाम से जानते हैं। ये जो स्काई ब्लू कलर में आप देख रहे हैं इनको संक्रमण धातु तत्व के नाम से जानते हैं। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और आपके लैंथेनाइट, एक्टिनाइट अर्थात एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इन्हें संक्रमण धातु तत्व कहा जाता है। वैसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को आप रेडियो एक्टिव तत्व या रेडियो सक्रिय तत्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में जो बॉक्स बने हुए हैं ये सारे आपके क्या है, नॉन मेटल्स हैं, अधातु तत्व हैं। येलो कलर में आप जो देख रहे हैं या ग्रुप 18 के जो भी तत्व हैं ये सारे के सारे आपके नोबल गैस कहलाते हैं या निष्क्रिय गैस तत्व कहलाते हैं। वर्ग 18 को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, शून्य वर्ग भी कहा जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि भाई शून्य वर्ग का तत्व कौन सा है, आपको पहचानना है। ये सारे वर्ग 18 के, ग्रुप नंबर 18 के जितने भी तत्व हैं वो आपके शून्य ग्रुप के तत्व हैं। ठीक, वर्ग 1 के हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी तत्व हैं वो क्षारीय धातु तत्व हैं, 2 के क्षारीय मृदा धातु तत्व हैं। और जब भी हम आवर्त सारणी में बाएं से बढ़ते हैं दाईं ओर तो इनके जो धात्विकता होती है तत्वों में वो कम होती जाती है। मतलब किसी भी आवर्त सारणी का
उस किसी भी आवर्त का पहला जो तत्व होगा वो क्या होगा आपका क्षारीय धातु तत्व होगा। और इस आवर्त सारणी में जब हम आवर्त में बाएं से दाएं तरफ बढ़ते हैं तो उनकी क्षारीयता कम होती है, उनके धात्विक गुण कम होते हैं, धीरे धीरे वो क्षारीयता से बदल करके धात्विक से बदल जाएंगे अधात्विक में और लास्ट में किस में आ जाते हैं नोबल गैस में। तो आवर्त सारणी में उस आवर्त का पहला तत्व क्षारीय मृदा तत्व क्षारीय धातु तत्व होगा और उसका अंतिम तत्व जो होगा वो एक नोबल गैस होगा। अर्थात जब भी हम आवर्त सारणी में बाएं से दाईं तरफ बढ़ते हैं तो उनकी जो क्षारीयता होती है उसमें कमी आती है और उनकी जो धात्विक गुण आते हैं उनमें कमी आती है। धीरे धीरे ये धातुएं आगे चल करके किस में बदल जाती हैं अधातु। ये वाले जो तत्व हैं वो आपके होते हैं अर्धचालक, बोरॉन, सिलिकॉन, सल्फर, जर्मेनियम, ये आपके अर्धचालक भी कहलाते हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन है ना, ये सब आपके क्या हैं अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में धातु हो गए, उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये अधातु तत्व हैं। ये अब ये आपका एल्यूमिनियम धातु है, ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं अधातु तत्व है जिनमें कुछ गैसेज भी हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये गैस भी है। ठीक है, आया समझ में। ये जो निकिल होता है, कॉपर होता है, तो ग्रुप नंबर 10 के जो तत्व होते हैं इन्हें सिक्का धातु, कॉइन मेटल के नाम से जाना जाता है आधुनिक आवर्त सारणी में। जबकि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में देखेंगे तो ग्रुप नंबर सेकंड ए, ग्रुप नंबर जो सेकंड ए वाले जो तत्व हैं इनको हमें मृदा कॉइन मेटल के नाम से जानते हैं। तो आप तो ये याद रखिएगा, सिक्का धातु तत्व कौन से होते हैं? निकिल। निकिल सिक्का धातु तत्व कॉइन बनाने का काम करता है, सिक्के जो बनते हैं इससे बनते हैं। तो कॉइन जो बनते हैं हमारे सिक्के उससे बनते हैं, तो इनको सिक्का धातु तत्व नाम से जाना जाता है। सिक्का धातु तत्व, कॉइन मेटल्स जो होते हैं इस ग्रुप को सिक्का धातु तत्व ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, तो ये था आवर्त सारणी के बारे में कुछ ऐसा हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन जिससे रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड काफी क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए थे कवर। अब हम चर्चा करते हैं आवर्त सारणी के बारे में, हम पढ़ते हैं डिटेल में। सबसे पहले किसने दी, नियम क्या है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, और जब हम इसमें बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की जो आपका आयनन विभव है ना, वो बढ़ता है या घटता है, धात्विकता, क्षारीयता, अम्लीयता, मृदा धातु तत्वों की जो सक्रियता है वो बढ़ती है या घटती है आवर्त सारणी में, ऊपर से नीचे जाने पर या नीचे से ऊपर जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर या दाएं से बाएं जाने पर। कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे विशेष तत्व जिनके गुणों के बारे में अक्सर एग्जाम में आता रहता है कि वे दिया सलाई के निर्माण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है, कौन से तत्व को पानी में रखा जाता है, कौन से तत्व को केरोसिन में रखा जाता है, सबसे ज़्यादा हल्का तत्व कौन सा होता है, सबसे भारी पदार्थ कौन सा है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, उसकी अब हम पढ़ेंगे हम डिटेल में। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।